Good morning, 11th class. So, 11th class, we are on our chapter number 6 of geography, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिसमें हमने बहुत सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है इन ग्रेट डिटेल। बेसिकली जो अपनी लास्ट क्लास है उसमें वेदरिंग अपने लोगों ने कंप्लीट कर दी थी अलोंग विद इट्स सिग्निफिकेंस। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मास मूवमेंट्स। ठीक है, दिस इज समथिंग मे बी अ बिट न्यू टू यू पीपल। दो बेसिक चीजें कुछ कुछ अपने को पता है, पर इसको एज कैटेगरीज हमने इन आवर यंगर क्लासेस वी हैव नॉट स्टडीड देम इन डिटेल। सो अब अपने स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है मास मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे कि जनरली क्या होता है, मास ऑफ रॉक डेब्रीज जो है वो स्लोप से नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसमें बाकी से अलग क्या चीज है कि ये मेनली जो होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, ये जो होता है दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड इट डज नॉट have you can say any of the मेन रीजंस बिहाइंड इट बीइंग दीज जो हमने पहले पढ़े थे, यानी ये जो एयर वाटर आइस ये जो एजेंट्स है जिसको हम मेन सोर्स मानते हैं वेदरिंग के और बहुत सारे प्रोसेसेस के, ये बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। ऑलमोस्ट वी कैन से दैट दीज आर नॉट इन्वॉल्व। सो अगेन रिपीटिंग कि ये जो मास मूवमेंट्स हैं इनमें हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट जब इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी का, एंड बेसिकली ये स्लोपिंग एरियाज में होता है। अगेन याद रखना, स्लोपिंग एरियाज का मतलब अपने को पता है स्लोप यानी इंक्लाइन, यानी जैसे हिंदी में बोलते हैं ढलान। ठीक है, तो वो वाली सारी चीजें जो है जनरली यहीं पे क्या होता है, मास मूवमेंट होता है। यानी कि एयर वाटर आइस जो है वो डेब्रीज को नहीं कैरी करती फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑन द अदर हैंड जो डेब्रीज में है, जो डेब्रीज यानी जो पार्टिकल्स हैं वो जब मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो हो सकता है कि अपने साथ एयर वाटर और आइस को लेके जाए। अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये स्लो भी हो सकते हैं और रैपिड भी हो सकते हैं। बेसिकली जो मटेरियल को ये इफेक्ट करते हैं वो शैलो ऊपर ऊपर की लेयर से भी हो सकते हैं, डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल तक भी हो सकते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे, क्रीप, फ्लो, स्लाइड और फॉल। अब अपने को पता है कि ग्रेविटी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द अर्थ। सो बेड रॉक, या हम बोलेंगे जो जहां से ये मास मूवमेंट होता है उसके बेडरॉक पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट हो रहा है। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो सारे मैटर पे इफेक्ट होने के बाद, चाहे वो बेडरॉक हो चाहे प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग हो, इनको मिला के ही हम क्या देखेंगे कि ये जो मास मूवमेंट होगा। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वेदरिंग जो है ना वो प्री रिक्विजिट नहीं है मास मूवमेंट के लिए। मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वेदरिंग होगी ना उसके बाद ही मास मूवमेंट होगा, यानी कि उसकी पहली वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है क्या चीज, वेदरिंग। बिकॉज वो ऐसा नहीं कि उसके कारण होगा मास मूवमेंट, बट इट सर्टेनली एड्स मास मूवमेंट्स, मतलब वो हेल्प जरूर करता है मूवमेंट में, बट ये बहुत नेसेसरी नहीं है कि मास मूवमेंट तभी होगा जब कि वेदरिंग हो। बट वेदरिंग इटसेल्फ हेल्प करता है किस चीज में, मास मूवमेंट्स में। कैसे, मास मूवमेंट जो है ना वो जनरली ज्यादा एक्टिव या ज्यादा हम बोलेंगे फोर्सफुल कहाँ पे होते हैं, जहां पे वेदर्ड स्लोप होती है एज कंपेयर टू द अनवेदर्ड स्लोप ऑन मटेरियल। यानी जहां पे वेदर स्लोप होगी वहां पे एक्टिव ज्यादा होंगे मास मूवमेंट्स एज कंपेयर टू द एरिया विच इज अनवेदर। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि somewhere here the thing that we should keep in mind is that first thing कि mass movement generally होते हैं जहाँ पे slope होती है, एंड सेकेंडली कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
सो नाउ अब हमें पता है कि मास मूवमेंट जो है बेसिकली ग्रेविटी के कारण होता है, एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स या फिर करंट जो है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब नॉट पार्टिसिपेट इन द सेंस कि दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, दे मे जस्ट एड or maybe just you can say are kind of helping it. So this is basically mass movements are done by gravity and no geomorphic agents, basically we will say that somewhere are responsible for the mass movements. This means mass movements do not come under erosion, यानी इरोजन के अंडर ये नहीं आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो सामान, जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह इन जियोमॉर्फिक एजेंट्स के कारण नहीं मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या नहीं बोलेंगे, इरोजन नहीं बोलेंगे. दो यू में आस्क अ क्वेश्चन कि मैम शिफ्ट तो हो रहा है, दैट इज देयर इज अ शिफ्ट of material from one place to other, but then again we should keep in mind that it is not because of the geomorphic agents, it is mainly because of the gravity. So somewhere it is also said that no geomorphic agent is participating in this process. ठीक है, अब आ जाते हैं इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. बेसिकली एज आई सेड कि मटेरियल्स जो स्लोप्स के ऊपर होते हैं जनरली वहीं पे क्या होता है, मास मूवमेंट होता है. तो स्लोप्स के ऊपर है, स्टिल दे हैव देयर ओन रेजिस्टेंस, जो डिस्टर्बिंग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो स्लोप को या जो मटेरियल अवेलेबल है उसको कोशिश कर रहे हैं समवॉट डिस्टर्ब करने की, उनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, किसमें, उस पर्टिकुलर मटेरियल में, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड मास हो. एंड ऑब्वियसली जब ये मास मूवमेंट तब होता है जब इनका जो रेजिस्टेंस है, जो पर्टिकुलर रॉक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट समहाउ फॉल्स शॉर्ट as compared to the other force that is now being applied on it. यानी जब तक उसका फोर्स ज्यादा पावरफुल है, यानी जो अगर रॉक है वो जिस पोजीशन पे है उसी में वो क्यों पड़ा है, क्योंकि बाहर की तरफ से जो फोर्स आ रहा है ना वो उतने पावरफुल नहीं है जितना उसका इंटरनल फोर्स है. बट जिस टाइम बाहर वाले जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे इन कंपेयर टू इट्स यू कैन से रेजिस्टेंस, डिस्टर्बिंग मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इनका टुवर्ड्स डिस्टर्बिंग फोर्सेस, अगर ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वीक और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है वो चाहे थिनली बेडेड रॉक्स हो, फॉल्स हो, डिपिंग ब्रेड्स हो, वर्टिकल क्लिफ्स हो या स्टीप स्लोप्स हो, ये जो है इनके कारण क्या हो जाएगा, फाइनली मूवमेंट हो जाएगा इन मास स्केल, जिसको हम मास मूवमेंट बोल देते हैं. तो इसमें बहुत सारी हम यही देखेंगे कि ये वाली जो कुछ चीजें हैं जो फेवर करती है मास मूवमेंट्स को, वो कौन सी चीजें होती है, वो बेसिकली होती हैं जैसे वेरी यू कैन से टोरेंशियल रेन्स जो होती है, स्केर्सिटी ऑफ वेजिटेशन होती है, तो ऑब्वियसली मास मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है बिकॉज बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होती है. वर्टिकल क्लिफ्स, क्लिफ्स जो एकदम वर्टिकल, एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, मतलब कि स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है, या फिर थिनली बेडेड रॉक्स है, या इसके बीच में फॉल्स हैं, या जिस जगह पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, इन जगहों पे क्या हो जाएगा, मास मूवमेंट बहुत ज्यादा हम नोटिस करेंगे कि स्पीड जो उसकी बहुत फास्ट हो जाएगी, और एक तरीके से ये वाली कंडीशंस फेवरेबल होती है फॉर मास मूवमेंट टू टेक प्लेस. अब इसके अलावा हम देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम बोलेंगे समवेयर दे आर द कॉज ऑफ मास मूवमेंट, यानी कुछ ऐसी कॉजेज है, एक्टिवेटिंग कॉजेज जो मास मूवमेंट को एक्टिव बना देती है. ठीक है, और मास मूवमेंट से समवॉट पहले ये अकर होती है, तभी मास मूवमेंट जो है स्पीड अप हो जाता है और फाइनली टेक प्लेस करता है. सो फर्स्ट है रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है उसके नीचे जो लेयर है वो जो अपना सपोर्ट है वो लूज कर रही है,
बिकॉज ऑफ सपोज कोई नेचुरल ऐसी कंडीशन है या फिर कोई आर्टिफिशियल, मतलब कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसके कारण जो सेकंड लेयर है या जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा वीक हो गया। तो जब वो थोड़ा पोर्शन थोड़ा सा वीक हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अपर वाला जो लेयर है वो आराम से अब मूव कर सकेगा। और ये वीक हुआ क्यों है, या तो नेचुरल एक्टिविटी के कारण, भाई सपोज कुछ भी, सपोज अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो के नीचे उस एरिया पे ऐसे क्रैक्स है कि फॉल्ट जो वाइब्रेशंस है सपोज अर्थक्वेक की, या फिर बिकॉज ऑफ वॉल्केनो वो वाला पोर्शन जो वो वीक हो गया, क्रैक डाउन हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर वाला लेयर आराम से नीचे की तरफ मूव कर सकेगा। सेकेंड है इंक्रीज इन ग्रेडियंट एट द हाइट ऑफ स्लोप्स। अपने को पता ही है जितना स्लोपिंग होगा, जितना ज्यादा जो हम बोलेंगे स्लोप जो है स्टीप होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली जो मास मूवमेंट है उसका हम नोटिस करेंगे कि मूवमेंट उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड दैट स्लोप्स में क्या होता है, इफ सपोज आई ड्रॉ अ माउंटेन है, ठीक है, और ये जो माउंटेन है, एक ये माउंटेन है, तो इसकी ये जो स्लोप है ये क्या है, स्टीप है। ओके, और अगर इफ आई ड्रॉ अ प्लेस, इसकी जो स्लोप है कंपैरेटिवली क्या है, इतनी स्टीप नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना हम नोटिस करेंगे कि स्लोप स्टीप होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली मास मूवमेंट के चांसेस जो है ज्यादा है। यू कैन जस्ट इमेजिन इफ यू प्लेस समथिंग इन इंक्लाइन फॉर्म, और ऊपर से आप उसके ऊपर से सपोज कोई भी चीज बॉल को अगर रोल कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो अगर वो ऑलमोस्ट फ्लैट है या एकदम हल्का सा इंक्लाइंड है, तो वो चीज स्लोली उससे उसके थ्रू पास होगी। जबकि अगर वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो जो मटेरियल है वो बहुत फास्ट स्पीड करेगा और ज्यादा चांसेस है उसकी मूव करने की। सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस, you can say this is what happens during this mass movement and all. सो यानी सेकंड पॉइंट है अपना इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स अगर हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो ऑब्वियसली मास मूवमेंट जो है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट है ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स। अगेन चाहे नेचुरली हो चाहे आर्टिफिशियल फिलिंग से, अगर आप ऊपर की जगह उसको इतना ओवरलोड कर दोगे तो ऑब्वियसली फाइनली क्या होगा, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मास मूवमेंट। उसके अलावा देयर आर मोर रीजंस टू इट आफ्टर दिस ओवरलोडिंग। अगेन इफ ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, अगर हैवी रेनफॉल के कारण क्या होगा, जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या होगा, टोटली सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब पानी से इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी सैचुरेटेड एंड हैवी। और सपोज लुब्रिकेशन जैसे हो जाएगी, मतलब समवॉट स्लिपरी जैसा बन जाएगा, तो ऑब्वियसली अगेन मास मूवमेंट हो सकता है। I suppose you all of you know what is saturation. अपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जैसे if we have a glass of water and we are trying to dissolve salt और sugar in it, और हम स्पून पे स्पून अगेन इस पे मिक्स किए जा रहे हैं, तो एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल आता है कि उसमें जो शुगर या सॉल्ट है वो मिलना बंद हो जाती है। क्यों उसमें मिक्स होना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि उसमें और चीजें डिसॉल्व नहीं हो सकती। ऐसी सिचुएशन जब आती है कि इतना ज्यादा वाटर आने के बाद जो पानी है उसमें ऑलमोस्ट मिक्स होके एंड हम बोलेंगे वेरी हैवी काइंड ऑफ या कीचड़ जैसा अगर कुछ बन गया है, तो इट अगेन बिकम्स वन ऑफ द, यू कैन से, प्रीकर्सर, या मतलब एक तरीके से एक्टिवेट कर देता है मास मूवमेंट को। नाउ इसमें एक चीज, वैसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि व्हेन आई से सैचुरेशन क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अपर लेयर में तो पानी आ गया पर उसकी उस एरिया का सेकंड लेयर ऐसा है जो पानी को पर्कुलेट नहीं होने दे रहा अपने अंदर, यानी पानी जो है वो अंदर सीप इन नहीं हो पा रहा है। तो अगर पानी अंदर सीप इन नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर जो सॉल्ट या जो सॉल्ट बोल रही हूँ, जो वाटर है वो टोटली इट विल गेट मिक्स्ड इनटू द soil material available there, and then it will lead to somewhat saturation, और इसके कारण भी क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग डाउन या मास मूवमेंट हो जाएगा। Then the next reason
is removal of material or load from over the original slope surface, यानी अचानक से अगर जो लोड था उसके ऊपर, जो मेन सरफेस एरिया थी ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस, वो रिमूव हो गया अगेन बिकॉज ऑफ सर्टन यू कैन से कंडीशंस, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, अगेन वो वीकन अप हो जाता है, इसीलिए फिर मास मूवमेंट वहां पे हो सकती है. देन वी हैव occurrence of earthquake, explosion and machinery. वेरी सिंपल. अब अर्थक्वेक होगा तो वाइब्रेशंस के कारण जो वीक सेक्शन है ऑफ दैट लैंड एरिया एंड जनरली जो स्लोपिंग लैंड एरिया है वो वीकन अप हो जाएगा और मास मूवमेंट के बहुत सारे चांसेस है. तो ये तो हो गया नेचुरल, बट इसके अलावा एक्सप्लोजन जो हम लोग ट्रायल करते हैं ऑफ द आर्मामेंट्स और जो बॉम्ब्स वगैरह एक्सप्लोड करते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाए विच इज रिलेटेड टू एक्सप्लोजन, तो ऑब्वियसली it will, you can say it can lead to mass movement. And similarly ऐसे अगर if we are using such big machinery around that area because of certain reasons, again it can lead to mass movement. देन एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, अगर बहुत ज्यादा भी सीपेज हो गया पानी का इनसाइड, तो अगेन क्या होगी, अपर लेयर मूव डाउन कर देगी. देन वी हैव हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, जिसके कारण हम देखेंगे देयर इज स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवर बैंक्स, जिसके कारण अगेन वो वीक होके देयर इज लॉट ऑफ चांसेस कि इसका इफेक्ट क्या हो कि ऊपर के जो बहुत बड़ा लेयर है वो मूव हो जाए नीचे, whether it is in the form of big rock or even in the form of you can say a kind of जिसको हम लैंडस्लाइड इस टाइप से बोल देते हैं. ठीक है. Then along with that finally we have indiscriminate removal of natural vegetation, yani we people are somewhere again responsible for it. जनरली ह्यूमन बींग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए. अगर किसी एरिया से नेचुरल वेजिटेशन हटा दिया गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, वी नो कि अगर नेचुरल वेजिटेशन हटा दिया गया है तो जो रूट्स है ट्रीज की उन्होंने बाइंड कर रखा है एरिया को, स्ट्रॉन्ग बना रखा है, और ये तो उसको स्ट्रॉन्ग बना रखा है, बट अगेन क्या है, इट विल कंटिन्यू टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एरिया इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन इटसेल्फ. पर जब हमने उसके ऊपर मेंस रेजिस्टेंस लेवल जैसे एक टाइप का जो क्रिएट कर रहा था उसको भी अगर हमने हटा दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयर आर अगेन चांसेस ऑफ मास मूवमेंट. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली ऑल द रीजंस दैट वी कैन से व्हिच एक्टिवेट the causes, and you can say these are actually somewhat helping or leading to mass movement, so they are the activating causes as we can call them. Now इसमें हम देखेंगे कि there are basically three form of these movement, जिसमें हम पहला बोलते हैं heave, जिसका basically मतलब होता है lifting up of soils, generally या तो frost growth के कारण या और किसी भी reason के कारण. Then the second one is फ्लो, और दैट मीन्स मास मूवमेंट जो फ्लो के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सीधा क्या होता है, स्लाइड डाउन कर देता है, जैसे हमने लैंड स्लाइड्स और यू मस्ट हैव हर्ड, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे थी. ठीक है. तो ये जो पूरा हम देखेंगे कि जितना भी मास मूवमेंट्स है दीज कैन एक्चुअली बी कैटेगराइज्ड अंडर थ्री, दैट इज हीव, फ्लो एंड स्लाइड, अबाउट व्हिच वी विल स्टडी इन डिटेल. Now this is actually the diagram which shows us relationships between different type of mass movements, their rate of movement and the moisture limits. मतलब कैसे अलग अलग चीजें इफेक्ट करती है. हम देखेंगे रॉक स्लाइड किस लेवल पे होती है, मड फ्लो कैसे होती है, यू कैन सी द इंक्लिनेशन, यू कैन सी द स्लोप एंड किस किस एरिया पे किस टाइप की मास मूवमेंट्स होती है. सो ये जो है स्टिल वी कैन सी दैट दीज आर समवेयर interrelated and they are interconnected. So we will come back to this diagram after we complete the explanation of each of them, so that we can understand what they are wanting to show us through this diagram. ठीक है. अब आ जाते हैं ये जो mass movements है, they can be actually again two classes में हम इनको divide कर सकते हैं. ठीक है. Slow movements and rapid movements. I am repeating, slow and rapid. अब इफ आई आस्क यू कि दोनों मास मूवमेंट्स हैं तो उसमें क्या रीजंस होंगे कि एक जो है वो स्लो होता है, एक है जो फास्ट होता है, रैपिड होता है. देखो ऑब्वियसली टेक्निकली तो और भी चीजें होंगी, पर अगर हम एक इफ वी यूज अवर कॉमन सेंस और थोड़ा कोशिश करें कि जनरली एक मेन डिफरेंस क्या हो सकता है, वो यही होगा
कि स्लोप अगर जेंटल है तो मूवमेंट स्लो होगा, और अगर स्लोप जनरली बहुत स्टीप है तो मूवमेंट क्या होगा, रैपिड होगा। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द स्लो मूवमेंट्स। अगर हम स्लो मूवमेंट्स में देखें तो जो सबसे पहली कैटेगरी है अपनी, वो है क्रीप। दिस इज एक्चुअली वन टाइप अंडर दिस कैटेगरी। जो हम देखेंगे ऑब्वियसली एज आई सेड मॉडरेटली स्टीप जो होती है वहां पे होता है, और यहाँ पे जनरली सॉइल जो है वो स्लोप्स को कवर करके रखती है। इस यहाँ पे क्या होता है, जो मटेरियल का मूवमेंट है एक्सट्रीमली स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि यू कैन नॉट एक्चुअली नोटिस इट। और बट अगर आप कंटिन्यूअस उसको ऑब्जर्व करते रहें कि ये मतलब आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम यू ऑब्जर्व कि ये पहले तो एरिया ऐसी थी, अब ये ऐसे कैसे हो गई, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू ऑब्जर्व इट, यू कैन से थ्रू एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन। और इसमें बेसिकली जो चीजें मूव करती है, मास मूवमेंट होता है, वो होता है सॉइल का और रॉक डेब्रीज का। जैसे दे हैव गिवन अ सर्टेन एग्जांपल दैट यू मस्ट हैव सीन कि जो फेंस होते हैं या फिर टेलीफोन पोल्स होते हैं, वो कभी कभी है ना एक साइड को थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, टिल्टेड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द क्रीप मूवमेंट। सो बेसिकली ये इसी इफेक्ट के कारण होता है। और टाइप ऑफ मटेरियल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग, उसी के बेसिस पे हमने क्रीप्स को अभी क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो ये कौन कौन सी होती है, वी आर जस्ट गिवन द नेम्स, बट आई सपोज यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग बाय देयर नेम इटसेल्फ। ठीक है, पहला तो है सॉइल क्रीप, यानी मेनली सॉइल इसमें होता होगा मास मूवमेंट। देन वी हैव रॉक क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप, वी हैव टॉलेस क्रीप। टॉलेस का बेसिकली मतलब होता है थोड़ी सी स्लोप कंपैरेटिवली क्या होती है, स्टीप जैसे होती है। ठीक है, तो इसी ग्रुप में एक और चीज जो अपनी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। तो सॉलिफ्लक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज सॉलिफ्लक्शन? बेसिकली इसमें क्या होता है, स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट होता है सॉइल मास का या फिर फाइन ग्रेन रॉक डेब्रीज का, सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विथ वाटर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात समझाई थी कि क्या होता है, वाटर के आने के कारण उतना एरिया जो है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाता है सॉइल मास से, या तो सॉइल से या फाइन ग्रेन रॉक डेब्रीज से, और एक तरीके से थोड़ा लुब्रिकेटेड मतलब थोड़ी सी स्लिपरी भी हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये जनरली कॉमन कहाँ होता है, जो मॉइस्ट टेम्परेचर वाली एरियाज होती है। ठीक है, और बेसिकली हम यही नोटिस करेंगे कि इट इज क्वाइट कॉमन इन मॉइस्ट टेम्परेचर एरियाज, जहाँ पे सरफेस मेल्टिंग ऑफ डीपली फ्रोजन ग्राउंड एंड लॉन्ग कंटिन्यूड रेन रिस्पेक्टिवली अकर फ्रीक्वेंटली। यानी जहाँ पे जो फ्रोजन ग्राउंड है उसकी मेल्टिंग होती है फ्रीक्वेंटली, और वहां पे रेनफॉल भी क्या होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सैचुरेशन होगा, या फिर लुब्रिकेशन होगा वाटर का। वाटर के कारण क्या होगा, वो एरिया स्लिपरी हो जाएगी। तो या तो रेनिंग के कारण या फिर जो मेल्टिंग ऑफ बेसिकली जो फ्रोजन ग्राउंड है उससे हम बोलेंगे कि सैचुरेशन हो जाता है सॉइल का या रॉक डेब्रीज का, और कंटिन्यूअस रेन से जनरली क्या होता है, स्लिपरी हो जाती है वो एरिया। तो अपर पोर्शन जब सैचुरेटेड हो जाता है और लोअर पोर्शन उस पानी को अंदर पर्क्यूलेट नहीं करने देता है, तो ऑब्वियसली क्या स्टार्ट होगा, फ्लोइंग। हमने पहले जो पढ़ा था किस टाइप का होता है, वो फ्लोइंग होता है मास मूवमेंट्स में। सेकंड कैट फर्स्ट थी अपनी हीट, सेकंड फ्लो, थर्ड स्लाइड थी, तो सेकंड जो फ्लो है ये फ्लो फॉर्म में आता है। और फ्लो फॉर्म में क्या होता है, अपर जो पोर्शन है वो इट स्टार्ट्स मूविंग। सो ये तो जो है ये अपने बेसिकली क्या है, दीज आर ऑल आवर स्लो मास मूवमेंट्स। So now we have to do the rapid movements and we have to do the landslides as well, and after that we will understand ki how these are different from erosion and deposition, and our last topic will be obviously soil formation. So with this we complete today's class, and we will complete the this mass movement topic tomorrow, and then we will proceed with the other topics. So I suppose this much is clear to each one of you. If you have any doubt, just feel free to ask. Come with your problems in the next class and we'll solve all the problems. So see you all tomorrow.